Hello everyone, this is Raj and I'm welcoming you again to my channel The Civil Network। तो हम आप लोगों के लिए ले आए हैं सर्वेइंग के बेस्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप चाहें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में हो, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मैं 10 सेकंड में इस सीरीज़ का इंट्रो दे देता हूँ हमारे न्यू व्यूअर्स के लिए, ठीक है। तो यार ये MCQ रिलेटेड क्विक वीडियो है जिसमें हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कम टाइम में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो अगर इन केस कोई न्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आप प्रिपरेशन में हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करते होंगे, लेकिन अगर कोई न्यू क्वेश्चन मिलता है तो आप अपने नोट्स में उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को आप सेल्फ एनालिसिस के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं, लाइक टेस्ट, ठीक है, टेस्ट की तरह। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। काफ़ी सारे अबाउट 70 to 80% क्वेश्चन हैं जो कि हमने लिए हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों में से, ठीक है। लास्टली मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अभी हमने शुरू किया है ये, इससे पहले 2 वीडियोस और आ चुकी हैं सर्वेइंग की ही, तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप वो भी देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। ऐसे ही करके हम सारे सब्जेक्ट के बेस्ट MCQs लेकर आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे प्रैक्टिस करना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अब प्रैक्टिस सेट नंबर 3। So question number 1, the imaginary line passing through the points which having equal magnetic declination is termed as, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आइसोगोनिक लाइन, बी एगोनिक लाइन, सी आइसोक्लिनिक लाइन या डी एक्लिनिक लाइन। तो बताइए, ठीक है। इक्वल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोल रहा है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आइसोगोनिक लाइंस। वहीं पर अगर आपसे इक्वल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ना देकर ज़ीरो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दे देता, ठीक है, पूरा सेम क्वेश्चन रहता, ज़ीरो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलता, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता वो क्या हो जाता, एगोनिक लाइन, ठीक है। वहीं पर एक और इसका वेरिएशन होता है इस क्वेश्चन का कि यहाँ पर जैसे इक्वल इक्वल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दे दिया तो ये आइसोगोनिक हो गया, ठीक है। शॉर्ट में लिखता हूँ, अगर ज़ीरो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दे दिया तो ए गोनिक हो गया, ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया। एक टाइप तो ये है, एक है अगर क्वेश्चन में बहुत बार इक्वल डिप भी पूछ लेता है कि द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स विच हैविंग इक्वल डिप इज टर्म्ड एज, तो उस टाइम पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइसो क्लिनिक लाइंस, ठीक है। ये दी हुई है जो आइसोक्लिनिक लाइंस, और वहीं पर अगर सेम क्वेश्चन रहे और जीरो डिप बोल दे, जीरो डिप मतलब सेम क्वेश्चन एंड जीरो डिप, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स विच हैविंग जीरो डिप इज टर्म्ड एज, तो उस टाइम पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए क्लिनिक लाइन, ये, ठीक है। तो मैंने जो इसके सारे टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैंने सब बता दिया आपको इस एक क्वेश्चन में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, very important question, double star. If r is the radius of the main curve and l is the length of the transition curve, then the shift of curve is given by, very most important, कि shift of curve किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो a है l/6r, b l² / 24r, c l³ / 6r या d l⁴/24r। तो बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वो ऑप्शन नंबर बी l²/24r। जो शिफ्ट ऑफ कर्व है, जो हम अपनी सर्कुलर कर्व में शिफ्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो ट्रांजिशन कर्व के कंसिडरेशन में आ सके, उसकी जो ट्रांजिशन है उसे मैच कर सके, कि जिससे कि जो हमारे व्हीकल्स हैं वो एक स्मूथ राइड को फील कर सकें वाइल ट्रैवलिंग, ठीक है। का फॉर्मूला क्या हो जाता है, l²/24r, जिसमें l होता है हमारा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड r इज द रेडियस ऑफ द मेन कर्व या सर्कुलर कर्व, ठीक है। नाउ नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, सर्वे विच आर कैरिड आउट टू डिपिक्ट द नेचुरल फीचर्स लाइक माउंटेन, रिवर्स, वाटर बॉडीज, ट्री एरियाज आर नोन एज। ठीक है, तो ऑप्शन ए कैडेस्ट्रल सर्वे, बी सिटी सर्वे, सी टोपोग्राफिकल सर्वे, डी गाइड मैप सर्वे। तो बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी टोपोग्राफिकल सर्वे, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैंड सर्वे भी बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि नेचुरल फीचर्स एज वेल एज मैन मेड फीचर्स, ये दोनों के लिए होता है। ठीक है, मैन मेड फीचर्स जैसे कि हमारे रोड्स, ठीक है, बिल्डिंग्स, ठीक है, एक्सेट्रा। और नेचुरल फीचर्स में तो हमारे आ ही गए, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, वाटर बॉडीज, ट्रीज वगैरह, इन सब के लिए जो सर्वे किया जाता है वो कौन सा होता है, टोपोग्राफिकल सर्वे। वहीं पर मैं एक और इम्पोर्टेंट सर्वे का आपको बताना चाहूँगा, जो कि है कैडेस्ट्रल सर्वे। तो कैडेस्ट्रल सर्वे कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर हमारे को डिपिक्ट करनी होती हैं बाउंड्रीज ऑफ प्रॉपर्टीज या रियल एस्टेट बोल सकते हैं, रियल एस्टेट। ठीक है, तो वहाँ पर कैडेस्ट्रल सर्वे यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए आप ये याद रख लीजिए कि जहाँ पर भी आपको लाइन में बाउंड्रीज दिख जाए, वहाँ समझ लीजिए आपको आंसर टिक करना है कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इन ए डायगोनल स्केल इट इज़ पॉसिबल टू रीड अप टू। ठीक है, जो डायगोनल स्केल होता है उसमें कितनी डायमेंशन तक रीड कर सकते हैं, तो ए इज़ 1 डायमेंशन, बी इज़ 2 डायमेंशन, सी इज़ 3 डायमेंशन एंड डी इज़ 4 डायमेंशन। तो बताइए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, 3 डायमेंशन तक। ठीक है, लाइक मीटर, डेकीमीटर एंड सेंटीमीटर, है ना, इस तरीके से, या फिर यार्ड, फीट, इंचेस। मतलब कि जैसे कि अभी जो हमारे प्लेन स्केल होते हैं उसमें हम 2 डायमेंशन को एक साथ मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, जो कि रूलर होता है हमारा, हमारे सबके घर में होता है, जिसमें एक साइड इंचेस में वैल्यू दी होती है और एक एक साइड सेंटीमीटर्स में वैल्यू दी होती है। तो अगर हम चाहें तो एक साथ हम दोनों में हम मेज़र कर सकते हैं। तो वहीं पर एक डायगोनल स्केल होता है, उसमें हम क्या है, एक साथ तीन तीन डायमेंशन हम मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, the imaginary line passing through the intersection of crosshair of diaphragm and the optical center of the object glass and in continuation is known as। तो बताइए, बहुत फेमस क्वेश्चन है। A is line of sight, B is line of collimation, C is axis of telescope and D is none। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ठीक है, और एक्सेस ऑफ टेलीस्कोप तो आप जानते ही होंगे कि एक्सेस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, the imaginary line that passes through optical center of objective glass and optical center of eyepiece। ठीक है, now question number 6, the deviation or error in measured value from the true value is called as। बताइए। A limiting error, B absolute error, C accuracy error या D none। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर stand for the deviation or difference in measured value to the true value। Now next, question number 7, the instrument which is used in plane table for obtaining horizontal and vertical distance directly is known as। again important question, DFCCIL में था ये क्वेश्चन, आई थिंक 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था DFCCIL का उसमें। ठीक है, बताइए इसका। ऑप्शन ए इज प्लेन एलिडार्ड, बी इज टेलीस्कोपिक एलिडार्ड, सी इज क्लाइनोमीटर या डी इज टेकोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेलीस्कोप एलिडार्ड। अब क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल बिटवीन द प्रोलोंगेशन ऑफ प्रिसीडिंग लाइन, मतलब पीछे वाली लाइन, एंड द फॉरवर्ड लाइन ऑफ आ ट्रेवर्स इज कॉल्ड एज। तो उस एंगल को क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए इज रिफ्लेक्शन एंगल, बी इंक्लूडेड एंगल, सी डायरेक्ट एंगल या डी नन।
बताइए। तो जब हम ट्रैवर्सिंग करते हैं तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे कि हमने एक ट्रैवर्स यहाँ पर लिया, हमारा स्टेशन ए यहाँ पर है, स्टेशन बी यहाँ पर है, और फिर हमने एक और ट्रैवर्स लिया यहाँ जिसमें एक स्टेशन हमारा यहाँ है। तो अगर इसको हम प्रीवियस लाइन बोलें और इसको हम जैसे ए बी को हम प्रीवियस लाइन बोलें और बी सी को हम फॉरवर्ड लाइन बोलें, तो इसमें क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन द प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रीसीडिंग लाइन, यानी कि अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो हमें जो ये एंगल मिलता है, इस एंगल को पूछ रहा है क्या बोलते हैं। तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन एंगल। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is the most convenient and portable instrument for direct measurement of horizontal direction? Options are A. Prismatic compass, B. Surveyor compass, C. Dumpy level या D. Sextant। बताइए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे कि प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास दोनों ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मेजर करते हैं, बट मोस्ट कन्वीनियंट और पोर्टेबल की बात करी जा रही है यहाँ पर, तो वो होता है प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है, तो ये दोनों तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मेजर करने के लिए होते हैं। वहीं पर मैं अगर डंपी लेवल की बात करूँ तो डंपी लेवल जो होता है वो ऑप्टिकल डिस्टेंस के लिए होता है, और जो हमारा सेक्सटेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स दोनों मेजर करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स नीडेड फॉर जीपीएस टू डिटरमाइन इट्स पोजीशन प्रिसाइजली इज। तो बताइए। ए 2, बी 3, सी 4 एंड डी 24। बताइए, ये आया है बहुत बार पेपरों में क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4। तो 4 नंबर ऑफ सैटेलाइट मिनिमम चाहिए होती हैं हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को प्रिसाइजली बताने के लिए थ्रू जीपीएस। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 11, अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लिंक्स इन अ रेवेन्यू चेन आर, योर ऑप्शंस आर ए 16, बी 50, सी 100, डी 150। तो बताइए। इसका मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कितने टाइप की चेन्स होती हैं और उनमें कितने कितने लिंक्स होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रेवेन्यू चेन में इसमें पूछा है, तो रेवेन्यू चेन में 16 लिंक्स होते हैं। ठीक है, तो मैं बताऊं कि टोटल हमारी 4 टाइप की चेन्स होती हैं। जो फर्स्ट है हमारी जैसे रेवेन्यू चेन, ठीक है, सेकंड हमारी होती है गंटर्स चेन, थर्ड हमारी होती है इंजीनियरिंग चेन, ठीक है, फोर्थ टाइप की हमारी चेन होती है मैट्रिक चेन। अगर मैं रेवेन्यू चेन में बात करूं लिंक्स तो आपने देख लिया 16 होते हैं। गंटर्स चेन में वहीं बात करूं मैं तो हमारे 100 लिंक्स होते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग चेन में बात करूं तो वहाँ भी हमारे जो होते हैं 100 लिंक्स होते हैं। और मैट्रिक चेन की बात करूँ तो मैट्रिक चेन 2 टाइप में आती है, एक आती है 100 लिंक्स के साथ और एक आती है 150 लिंक्स के साथ। ठीक है, वहीं पे अगर मैं इनकी लेंथ की बात कर लूँ कि इनकी लेंथ कितनी रहती है इन चेन्स की, रेवेन्यू चेन की बात करूँ तो रेवेन्यू चेन की जो लेंथ रहती है वो 33 फीट की रहती है। गंटर चेन की बात करूँ तो 66 फीट की रहती है। इंजीनियरिंग चेन की बात करूँ तो वो 100 फीट की रहती है। और मैट्रिक चेन की बात करूँ तो 100 लिंक्स जिसमें होते हैं उसकी लेंथ होती है 20 मीटर और 150 लिंक्स वाले की जो लेंथ होती है वो होती है 30 मीटर। ठीक है, तो ये भी आपको किसी भी चेन में से क्वेश्चन बन के आ सकता है। मैंने बहुत बार चेन की स्पेसिफिकेशंस में से क्वेश्चंस देखे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12, द परमिसिबल एरर फॉर द प्रिसाइज लेवलिंग वेयर डिस्टेंस d इज इन किलोमीटर इज गिवन बाय। ठीक है, तो बताइए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रिसाइज लेवलिंग की बात कर रहा है, प्रिसाइज लेवलिंग में पूछ रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है प्लस माइनस 0.006 रूट डी। ये जो है रूट वो पूरे के ऊपर है। ठीक है, रूट डी, वेयर जो डी क्या है, डिस्टेंस, जो कि है किलोमीटर्स में। मैं आपको साथ में ये और बताना चाहूँगा
कि ये जो बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो किस किस टाइप की लेवलिंग में यूज़ होती हैं। तो जैसे कि हमने ये देख लिया कि जो प्रिसाइज लेवलिंग है उसमें ई परमिसिबल की वैल्यू हम इससे देते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं, चलो यहाँ से देखते हैं कि वहीं पर अगर मैं बात करूं कि प्लस माइनस 0.100 रूट डी, तो ये किसके लिए होती है, रफ लेवलिंग के लिए। अगर हमारे को ऑर्डिनरी लेवलिंग करनी है तो वहाँ पे ई परमिसिबल की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस 0.025 रूट डी, ठीक है। अगर हमारे को एक्यूरेट लेवलिंग करनी है तो वहाँ पर हमारी ई परमिसिबल की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस 0.012 रूट डी, ठीक है। और अगर प्रिसाइज लेवलिंग है तो वो तो हमने देख ही लिया, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेज भी आपको याद होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला फॉर रेडियल और परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट इज, योर ऑप्शंस आर x by 2r, b x स्क्वायर बाई 2r, c x बाई r, d x स्क्वायर बाई r। तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला पूछ रहा है रेडियल या परपेंडिकुलर ऑफसेट का, तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2r। चाहे आपको रेडियल ऑफसेट लेना हो या परपेंडिकुलर ऑफसेट लेना हो, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला दोनों के लिए ही यूज होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2r, ठीक है, ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द सेटिंग आउट ऑफ लेमिनस्केट ट्रांजिशन कर्व इज डन विद द हेल्प ऑफ, नंबर ए परपेंडिकुलर ऑफसेट, बी रेडियल ऑफसेट, सी डिफ्लेक्शन एंगल्स, या डी पोलर डिफ्लेक्शन एंगल्स। तो जहाँ पर भी लेमिनस्केट ट्रांजिशन कर्व की बात आती है वहाँ पे पोलर डिफ्लेक्शन एंगल यूज होता है, तो इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोलर डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इन चेन सर्वे डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। तो जो एक्यूरेसी है चेन सर्वे की वो किस पर डिपेंड नहीं करती, तो ए ऑप्शन है लेंथ ऑफ द ऑफसेट पे, बी है स्केल ऑफ द प्लॉटिंग पे, सी इंपॉर्टेंस ऑफ द फीचर्स, या डी जनरल लेआउट ऑफ द चेन लाइन। बताइए, एसएससी जेई में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कि इस पर डिपेंड नहीं करती, बाकी के जो ये तीनों फैक्टर्स हैं उस पर जो एक्यूरेसी है चेन सर्वे की वो डिपेंड करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर ऑफ द ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर तो जानते होंगे, ऑप्टिकल स्क्वायर आर यूज फॉर लेइंग राइट एंगल्स, ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो बताइए कि एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स कितना होता है। ऑप्शन ए इज 20 डिग्री, बी इज 30 डिग्री, सी 45 डिग्री, या डी 60 डिग्री। ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आजकल ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है, जो कि हमारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं उनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 45 डिग्री, कि जो हमारा ऑप्टिकल स्क्वायर होता है उसके जो दोनों प्लेन मिरर होते हैं उनके बीच में जो एंगल बनता है वो होता है 45 डिग्री। नेक्स्ट, अगेन अ गुड क्वेश्चन, द इमेजिनरी सी लेवल सरफेस of zero elevation around the earth which is slightly irregular and curved is known as। तो आपके ऑप्शन है ए मीन सी लेवल, बी जियोइड सरफेस, सी लेवल सरफेस, या डी हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी जियोइड सरफेस, ठीक है। तो जियोइड सरफेस वो इमेजिनरी सी लेवल सरफेस है जीरो एलिवेशन की, ठीक है, अर्थ के अराउंड, जो कि स्लाइटली इरेगुलर और कर्व्ड रहती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एन इमेजिनरी लाइन टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडनल कर्व ऑफ द बबल प्लेट एट इट्स मिडल पॉइंट इज कॉल्ड एज। बताइए, ऑप्शन ए इज लाइन ऑफ साइट, बी इज लाइन ऑफ कॉलिमेशन, सी एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, या डी एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद आंसर बताइए। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18,
इन रेसिप्रोकल लेवलिंग द एरर विच इज़ नॉट एलिमिनेटेड कम्प्लीटली इज ड्यू टू। ठीक है, जो रेसिप्रोकल लेवलिंग है उसमें कुछ एरर हैं वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाते हैं, पर कुछ एरर होते हैं जो कि नहीं हो पाते एलिमिनेट। ठीक है, वो कौन से होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? तो आपका ऑप्शन है ड्यू टू कोलिमेशन, बी रिफ्रैक्शन, सी ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, या डी नन। बताइए। करेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिफ्रैक्शन। तो जो रिफ्रैक्शन है उसकी वजह से हमारे जो एरर हैं वो एलिमिनेट नहीं हो पाते हैं, बिकॉज रिफ्रैक्शन फिनोमेना जो है वो एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करता है और वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, इस वजह से। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि रेसिप्रोकल लेवलिंग में कौन से एरर हैं जो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाते हैं, तो वो है एरर्स ड्यू टू कॉलिमेशन एंड ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ। ये जो है कम्प्लीटली एलिमिनेट जो हो जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये इसमें पूछ रहा है, डायाफ्राम ऑफ अ सर्वेइंग टेलीस्कोप इज हेल्ड इनसाइड। ठीक है, कि जो डायाफ्राम होता है टेलीस्कोप में वो किस प्लेस पर, मतलब लोकेशन पूछ रहा है कि उसकी लोकेशन कहाँ पर होती है। तो हमारा ऑप्शन ए है आईपीस, बी है ऑब्जेक्टिव ग्लास, सी है द टेलीस्कोप ट्यूब एट इट्स मिड पॉइंट, या डी एट एंड नियरर टू द आईपीस। ठीक है, तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा टेलीस्कोप का डायग्राम दिखाता हूँ। टेलीस्कोप में क्या क्या चीज़ें रहती हैं मेन मेन, तो मैं ड्रॉ करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक टेलीस्कोप है। ठीक है, ये हमारी एक्सेस है टेलीस्कोप की, जिसमें जो ये एंड है वो आईपीस है, और ये जो फार एंड है वो ऑब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव ग्लास है। ठीक है, तो इसमें जो डायाफ्राम जो इसमें होता है वो एक मेटल केसिंग में होता है। ठीक है, और वो कहाँ पे होता है? आईपीस के नियरर होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ये एक मेटल रिंग में होता है, उसे हम बोलते हैं क्या? डायाफ्राम। जिसके अंदर क्रॉस हेयर्स होते हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को ट्रेस करने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एट द एंड नियरर टू द आई पीस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। यार तो अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, द डायरेक्शन ऑफ द स्टीपेस्ट स्लोप ऑन अ कंटूर इज। ऑप्शन नंबर ए along the contour, option number B at an angle 45 degree to the contour, C at right angle to the contour, या D none of these। तो बताइए, डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एट द राइट एंगल ऑफ द कंटूर। ठीक है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ भी चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी जेई में ये क्वेश्चन था। आई थिंक इस पर न्यूमेरिकल था। तो द हाइपोटेनियस अलाउंस इन द चेन सर्वे इज गिवन बाय द रिलेशन। रिलेशन पूछ रहा है हाइपोटेनियस अलाउंस का। तो हमारा ऑप्शन ए है एल साइन थीटा माइनस वन, बी एल साइन थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर, सी एल टेन थीटा माइनस वन, या डी एल सेक थीटा माइनस वन। तो बताइए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल सेक थीटा माइनस वन। ठीक है, तो हाइपोटेनियस अलायंस जो हमारा होता है वो देते हैं हम एल सेक थीटा माइनस वन से। तो जो इसमें एल होता है वो होता है लेंथ ऑफ चेन जो कि मीटर में देते हैं, और जो थीटा होता है वो होता है इंक्लिनेशन एंगल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। क्लोज कंटूर्स ऑफ डिक्रीजिंग वैल्यूज टुवर्ड्स देयर सेंटर रिप्रेजेंट। ये बोल रहा है क्लोज कंटूर्स होता है जो डिक्रीजिंग वैल्यू का होता है टुवर्ड्स देयर सेंटर, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन नंबर ए हिल को, बी अ डिप्रेशन यानी कि डेप्थ को, सी अ सैडल और पास, डी अ रिवर बेड। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डिप्रेशन है, ठीक है, उसका कंटूर कैसे होता है डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ठीक है, और साथ में ही मैं आपको हिल का भी कंटूर का समझाता हूँ किस टाइप से होता है, क्योंकि एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है इसमें।
तो मान लीजिए ये जो आउटर कंटूर लाइन है इसकी वैल्यू है 100 के। जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो वैल्यू है डिक्रीज होती जा रही है। इस कंटूर की है 80 की, बाहर वाले की है जैसे 10 मीटर या 10 फीट, मान लेते हैं कि 10 फीट है बाहर वाले की, फिर 80 फीट, ठीक है, फिर 60 फीट, फिर 40 फीट। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तो इस टाइप का जो कंटूर है वो डिप्रेशन को शो करता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आ डिप्रेशन। वेयर एज यहाँ पर अगर बोला होता क्लोज कंटूर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू, ठीक है, इंक्रीजिंग वैल्यू का बोला होता टुवर्ड्स देयर सेंटर, तो उसका आंसर हमारा क्या हो जाता, हिल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता फिर। क्योंकि हिल में कैसे होता, लाइक जो उसका आउटर मान लीजिए 100 फीट है कंटूर लाइन, तो जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो इसकी हाइट है, अल्टीट्यूड है, वो बढ़ता जाएगा, लाइक 120 फीट, ठीक है, 150 फीट, 200 फीट, इस तरीके से करके हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आईएस कोड से है। तो इसमें ये पूछा है कि आईएस कोड 875 1987 पार्ट 3 डील्स विद, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो पार्ट थर्ड है आईएस कोड 875 1987 का, वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये आईएस कोड है वो स्पेसिफिकेशन ऑफ लोड्स जो कि हमारे स्ट्रक्चर्स पे लगते हैं उसके लिए होता है, ठीक है। और इसके टोटल जो है वो 5 पार्ट्स होते हैं, जिसमें हर पार्ट एक अलग टाइप के लोड को रिप्रेजेंट करता है, उसके स्पेसिफिकेशन बताता है। तो इसमें पार्ट थर्ड की बात कर रहा है। करेक्ट आंसर बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है वो कौन कौन से होते हैं। तो मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो जो फर्स्ट पार्ट को शो करता है वो करता है हमारा डेड लोड। सेकंड पार्ट इज फॉर लाइव लोड या इम्पोज लोड भी कहते हैं जिसको। थर्ड पार्ट विंड लोड को करता है। जो फोर्थ पार्ट है हमारा वो स्नो लोड को करता है, स्पेसिफिकेशंस बताता है। और हमारा फिफ्थ पार्ट जो होता है उसमें आते हैं हमारे स्पेशल लोड्स एंड लोड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है इसमें जैसे पार्ट थर्ड में से पूछ लिया, क्वेश्चन किसी भी पार्ट में से बनाकर पूछ सकता है, इस वजह से आपको सब पता होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पार्ट थर्ड क्या है, विंड लोड। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, नाउ अगेन अ गुड क्वेश्चन। द जीरो ऑफ द ग्रेजुएटेड सर्कल ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास इज लोकेटेड एट। ये बोल रहा है कि जो जीरो ग्रेजुएशन होता है वो प्रिज्मेटिक कंपास के कौन से एंड पर होता है, ए नॉर्थ एंड, बी ईस्ट एंड, सी साउथ एंड, या डी वेस्ट एंड, ठीक है। तो इसको करेक्ट आंसर बताने से पहले मैं आपको इसको शो करके बता देता हूँ कि जो प्रिज्मेटिक कंपास है वो किस टाइप से दिखता है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, ठीक है, डायरेक्शंस का। ठीक है, तो प्रिज्मेटिक कंपास में ग्रेजुएशन हमारी होते हैं वो कैसे होती हैं, जो साउथ एंड होता है वो वहाँ पर 0 डिग्री होता है, ठीक है। वेस्ट एंड होता है उस पर 90 डिग्री होता है। नॉर्थ एंड पे 180 डिग्री होता है। और जो ईस्ट एंड होता है वहाँ पे 270 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो 0 डिग्री है वो किस जगह पर होता है, तो साउथ एंड पर होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ एंड। वहीं पर मैं आपको अगर पूछूं कि सर्वेयर कंपास जो होता है उसमें जो ग्रेजुएशन होती हैं वो किस टाइप से होती हैं, तो उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्योंकि जो सर्वेयर कंपास है उसके जो ग्रेजुएशन होते हैं वो क्वाड्रेंट बियरिंग में होते हैं, इस वजह से हमारी जो बियरिंग्स होती हैं वो नॉर्थ पर 0 डिग्री और साउथ पर 0 डिग्री होती हैं। और हमारे ईस्ट और वेस्ट है उस वहाँ पर 90 डिग्री होती है, ठीक है। तो सर्वेयर कंपास में इस टाइप से होता है। तो क्वेश्चन तो किसी से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इस वजह से मैंने आपको ये वाला भी बनाकर दिखा दिया सर्वेयर कंपास। और प्रिज्मेटिक कंपास में जो रीडिंग्स होती हैं वो होल सर्कल बियरिंग में मीज़र की जाती हैं, इस वजह से वो 0 to 360 डिग्री की मार्किंग के साथ होता है। वेयर एज जो सर्वेयर कंपास है वो 0 to 90 डिग्री की मार्किंग के साथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक फिनोमिना के ऊपर है जिसे हम बोलते हैं डायरोनल वेरिएशन, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज।
ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर एट इक्वेटर एंड लेसर नियर द पोल्स, बी लेसर एट इक्वेटर मोर नियर द पोल्स, सी लेसर इन समर्स एंड लेसर इन विंटर, या डी मोर इन नाइट्स एंड लेसर इन डेज। बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा अगर आपने ये पढ़ा है तो जो डायरोनल वेरिएशन होता है वो क्या होता है, इट इज़ एन ऑस्किलेशन ऑफ निडल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, इसका जो अमाउंट है वो वेरी करता है फ्रॉम 1 मिनट टू 12 मिनट। ठीक है, एट डिफरेंट प्लेसेस। जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वो लेसर होता है इक्वेटर पर और मोर होता है पोल्स पर। ठीक है, और साथ ही साथ मैं ये और बताना चाहूँगा कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इसके मैग्नीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं डायरोनल वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के। बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जैसे पूछा था हमसे, तो इसलिए हमने करेक्ट आंसर ऑप्शन जो मार्क किया था वो किया था लेसर एट इक्वेटर एंड मोर नियर द पोल्स। ठीक है, और बाकी सारे आप देख सकते हैं इन फैक्टर से लगा के, बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। इसमें ग्रेटर एट इक्वेटर बोल रहा है पर इक्वेटर पे क्या होता है, लेस होता है। यहाँ सी वाले में लेसर इन समर बोल रहा है पर समर में क्या होता है, मोर होता है। ऐसे ही ऑप्शन नंबर डी में मोर एट नाइट बोल रहा है बट एक्चुअल में जो है वो लेसर होता है नाइट में। इस वजह से बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द जीनथ इज द पॉइंट ऑन द सेलेस्टियल स्फेयर ए जस्ट अबव द ऑब्जर्वर स्टेशन, बी जस्ट बिलो द ऑब्जर्वर स्टेशन, सी जस्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ ऑब्जर्वर स्टेशन, या डी जस्ट ऑन द राइट ऑफ ऑब्जर्वर स्टेशन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको एक रफ आइडिया देने के लिए एक सेलेस्टियल स्फीयर का मैं तो डायग्राम आपको बनाकर दिखा देता हूँ। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है जिसमें अगर मान लीजिए हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पर है, इस पोजीशन पर है, यहाँ पे मैं अपना ऑब्जर्वर बना देता हूँ। ठीक है, तो देखिए जो जीनत पॉइंट है वो जस्ट अबव द ऑब्जर्वर है ना। तो अगर किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर होगा तो जीनत ऑलवेज अबव द ऑब्जर्वर स्टेशन ही रहेगा। ठीक है, इस वजह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जस्ट अबव द ऑब्जर्वर स्टेशन। और वहीं पर अगर पूछ लिया होता जीनत की ना जगह ना पूछ के नादिर का पूछ लेता कि नादिर इज द पॉइंट ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर, तो उसके लिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता वो क्या होता है, जस्ट बिलो दस ऑब्जर्वर स्टेशन। क्योंकि जो नादिर पॉइंट है वो अपोजिट होता है जीनत पॉइंट के बॉटम में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता, फिर हो जाता ऑप्शन नंबर बी अगर नादिर का पूछा होता, पर हमें यहाँ पे जीनत का पूछा हुआ है इस वजह से ही जस्ट अबव द ऑब्जर्वर स्टेशन। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बहुत फेमस क्वेश्चन है, उसमें क्या होता है आपसे पूछता है कि वो कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो कि जीनत पॉइंट, नादिर पॉइंट और पोल्स को मीट करती है। तो उसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है मेरिडियन। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, if the angular measurement of the traverse are required to measure with more precision than its linear measurement, then balancing of the traverse is done by। ठीक है, तो A बॉडिच रूल, B ट्रांजिस्ट रूल, C आर्बिट्री रूल, या D ग्राफिकल रूल। तो बताइए। देखिए जो ये चारों ऑप्शन हैं ए बी सी डी, मैं बताना चाहूँगा ये चारों ही मेथड यूज़ होते हैं बैलेंस करने के लिए ट्रैवर्स को। ठीक है, बट इसमें क्या आस्क किया है कि वो मेथड बताना है जिसमें एंगुलर मेजरमेंट को ज़्यादा ढंग से मेज़र किया जाता है। बोल रहा है ना मोर प्रिसाइज देन लीनियर मेजरमेंट, हमारा जो होता है वो होता है ट्रांजिस्ट रूल। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बताना चाहूँगा बॉडिश रूल को लेकर कि बॉडिच रूल में क्या होता है, हमारे एंगुलर एज वेल एज लीनियर मेजरमेंट जो होते हैं उन्हें सेम प्रिसीजन के साथ ही मेज़र किया जाता है। ठीक है, लीनियर एज वेल एज एंगुलर मेजरमेंट्स सेम प्रिसीजन के साथ मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बॉडिच रूल में और ट्रांजिस्ट रूल में। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैंने बता दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, in photogrammetry the point where the bisector of angle of tilt meet with the plane of photograph is known as, उस पॉइंट को क्या कहते हैं जहाँ पर जो बाइसेक्टर लाइन होती है
एंगल ऑफ टिल्ट की वो मीट करती है विद प्लेन ऑफ फोटोग्राफ से। तो हमारे ऑप्शन है ए प्रिंसिपल पॉइंट, बी आइसोसेंटर, सी प्लम पॉइंट, या डी पर्सपेक्टिव सेंटर। तो बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी आइसोसेंटर। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिमूवल ऑफ पैरालैक्स मे बी अचीव्ड बाय फोकसिंग। ऑप्शन ए द ऑब्जेक्टिव, बी द आईपीस, सी बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस वन आफ्टर अनदर, और डी नन ऑफ दीज। बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पैरेलैक्स फिनोमेना होता है हमारा, जो टेलीस्कोप में आ जाता है जब हम ने ऑब्जेक्ट को सीन कर रहे होते हैं टेलीस्कोप से, ठीक है, या स्टाफ को सीन कर रहे हो, तब जो पैरेलैक्स फिनोमेना आता है जिसकी वजह से हमारा जो स्टाफ है या हमारा ऑब्जेक्ट है वो ब्लर दिखता है, हमें क्लियर नहीं दिखता, तो उस फिनोमेना को हम पैरेलैक्स बोलते हैं। तो उसको हटाने के लिए हमें क्या फोकस करना पड़ता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस वन आफ्टर अनदर। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम अपने आईपीस को फोकस करते हैं, जिससे कि जो हमारा क्रॉस हेयर है वो क्लियरली हमारे को विजुअल हो हमारे टेलीस्कोप का। और सेकेंडली हम जो है अपने जो ऑब्जेक्टिव स्क्रू होता है उससे हम अपने ऑब्जेक्ट ग्लास को फोकस करते हैं, जिसकी वजह से हमें अपना ऑब्जेक्ट या फिर जो हमारा स्टाफ हो गया वो क्लियरली नज़र आए। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस हमें करनी पड़ती हैं, फोकस करना पड़ता है हमारे आईपीस को और अपने हमारे ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, इस वजह से करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 3। नाउ अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ। ठीक है।